हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन देखते हैं, है ना। हमने बताया था कि गॉसेस लॉ का यूज़ करके आप लोग क्या करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर आप किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप लोग निकाल सकते हो, है ना। तो चलिए हम लोग पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज शीट, है ना। इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग का मतलब बहुत बड़ा है ये चार्ज शीट, है ना। दिखाने के लिए हमने बहुत छोटा दिखाया है, लेकिन ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग है। तो मान लेते हैं इसके कहाँ पे चार्ज होगा, इसके सरफेस पे होगा, तो इसके लिए सिग्मा डिफाइन है। तो किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जो होगा वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। चाहे इधर हो, इधर भी कोई पॉइंट आप लेते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब आपका ये चार्ज शीट है, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन कंडीशन है कि ये जो चार्ज शीट है ना, चार्ज शीट आपका, ये चार्ज शीट जो है ये आपका इन्फाइनाइटली लॉन्ग होनी चाहिए, है ना। जैसा कि हमने, है ना, इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं कि बताया था कि डिस्क के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे क्या होता है, डिस्क के वजह से उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे हमने बताया था कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस क्या चाहिए, कॉस थीटा होता था। यहाँ पे ये आपका थीटा बनाता था, तो है ना। यदि आपका डिस्क है, डिस्क के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और यदि यही डिस्क इन्फाइनाइटली लॉन्ग हो जाए तो यही कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 0। मतलब थीटा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो आ जाता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम लोग देखते हैं गॉसेस लॉ से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, गॉसेस लॉ से इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं, एक्सप्लेनेशन, है ना। एक्सप्लेनेशन मान लेते हैं ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट है, और जब आप गॉसेस लॉ लगाते हो तो याद करेंगे हम लोग क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस लेते हैं, ठीक है। गॉसियन सरफेस हम लोग लेते हैं, और ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट है। ये कितना बड़ा है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग, बहुत बड़ा है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग है। तो इस पे जो हम लोग गॉसियन सरफेस लेते हैं, हमने क्या बोला था कि सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस लेना है। कैसा लेना है, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस। तो हम लोग यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल सरफेस हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग एक लिया सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस, यहाँ पर भी कुछ एरिया आएगा, और इसको हम लोग इधर भी दिखाते हैं। ठीक है, हमने ये गॉसियन सरफेस लिया, क्लोज गॉसियन सरफेस, है ना, क्लोज गॉसियन सरफेस, और ये है कैसा, सिलिंड्रिकल सरफेस, ठीक है। तो ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका सिग्मा है, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका सिग्मा है, और इसका हम लोग एरिया ले लेते हैं एस। इधर भी एरिया हम ले लेते हैं एस, यहाँ पर भी एरिया क्या हो जाएगा, एस ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, आपको पता होनी चाहिए कि इन्फाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट है, इसके वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मान लेते हैं कर्व सरफेस पे हमने स्मॉल एरिया ds लिया, इसका एरिया वेक्टर ds जो है आपका इधर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है, आपका परपेंडिकुलर है। लेकिन आप यदि यहाँ पे लेते हो, ये तो आपका कौन सा सरफेस हो गया, फ्लैट सरफेस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर के तरफ, और एरिया वेक्टर जो है, स्मॉल एरिया वेक्टर यदि आप लेते भी हो तो आपका स्मॉल एरिया वेक्टर भी उधर के ही तरफ हो जाता है, ठीक है। तो चलिए सिमिलरली आप यहाँ पे लेते हो स्मॉल, तो एरिया वेक्टर आपका ds इधर के तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के तरफ। मतलब चलो ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सिलिंड्रिकल जब सरफेस लेते हैं तो 3 आपका सरफेस मिलता है, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला,
ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि ये कर्व सरफेस के वजह से फ्लक्स जो आ रहा है वो φ1 आ रहा है, ये वाला सरफेस से फ्लक्स φ2 आ रहा है, और ये वाला जो सरफेस है इससे फ्लक्स आपका क्या आ रहा है, φ3 आ रहा है, मतलब पूरा कर्व सरफेस। आपको पता होनी चाहिए कि कर्व सरफेस से, है ना, कर्व सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, E डॉट डी एस, चूँकि परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका 0। तो कर्व सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका 0 हो जाएगा, है ना। कुछ नहीं किए हैं, एक बार याद देखेंगे हम लोग, इन्फानाइटली लॉन्ग चार्ज शीट, ये आपका इन्फानाइटली लिए हैं। फार्मूला जो होता है याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपका ये रेडियली आउटवर्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हम लोग इसको गॉसेस लॉ से एक्सप्लेन करते हैं, गॉसेस लॉ से। तो हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई गॉसेस लॉ, अप्लाई गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ। हम लोग क्या लगा रहे हैं, गॉसेस लॉ लगा रहे हैं। गॉसेस लॉ लगाते हैं तो गॉसेस लॉ आपका क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो हम लोग यहाँ पे जो क्लोज गॉसियन सरफेस लिए हैं, ये पूरा सिलिंड्रिकल सरफेस है ना, ये सिलेंडर जो पूरा लिए हैं ये आपका क्लोज हो गया। इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज आएगा, तो बोलेंगे जो चार्ज यहाँ पे है ना, जितना चार्ज यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो चार्ज होगा वही चार्ज इसके सिलेंडर के अंदर आया होगा। चलिए ये क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन मतलब टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, बोलेंगे φ1 प्लस φ2 प्लस आपका φ3 इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा। तो चार्ज शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, और आपका ये वाला जो एरिया है, ये वाला, चूँकि ये वाला हमने एरिया क्या लिया है, एस, है ना, तो क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, चूँकि φ1 क्या है, कर्व सरफेस के वजह से टोटल फ्लक्स, बोलेंगे E डॉट डी एस, है ना, प्लस ये फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने क्या बताया था, E डॉट एस होता है यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म हो। तो क्या हो जाएगा, E डॉट एस, और फिर इधर के वजह से भी E डॉट एस, E डॉट एस, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब देखेंगे बच्चा, E और डी एस ये किसके वजह से है, φ1 की वैल्यू है। φ1 की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, E डॉट डी एस, मतलब इंटीग्रेशन करेंगे E डी एस इंटू कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब देखेंगे E और S के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा E S कॉस 0 डिग्री प्लस इधर भी E S कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो ये वाला तो टर्म 0 हो गया, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, इधर भी 1, तो E S इंटू E S प्लस E S क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ E S इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो S से S कट गया, S हमने क्या माना था, एरिया, ये क्या है आपका एरिया, ये जो आपका फ्लैट सरफेस है उसका एरिया हमने माना था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। फार्मूला याद रखेंगे, इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज शिफ्ट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, है ना। कहाँ से आ गया, हम लोग एक्सप्लेन कर दिए गॉसेस लॉ से। तो फटाफट इसको क्या कर लेंगे आप लोग, है ना, फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे, जल्दी से लिखेंगे बच्चा। समझ में आया बच्चा, एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं। हमने क्या बोला था कि गॉसेस लॉ से आप यदि गॉसेस लॉ अप्लाई करके आप क्या निकालते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, गॉसियन सरफेस लेते हैं। और गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल। तो इसमें जो हमने गॉसियन सरफेस लेंगे, ये इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज शीट के वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जो हमने गॉसियन सरफेस लिया तो सिलिंड्रिकल सरफेस लिया। इसका क्या हो गया, इस सिलिंड्रिकल सरफेस का, क्लोज सिलिंड्रिकल सरफेस का कितना सरफेस होता है, 3, एक कर्व, पूरा कर्व, और एक इधर वाला फ्लैट, एक इधर वाला फ्लैट, है ना। तो इसको हमने क्या माना, कर्व की वजह से φ1, इधर फ्लैट की वजह से φ2, और इधर फ्लैट की वजह से φ3 हमने माना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग φ1, φ2, φ3, φ1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है और ये आपका फ्लैट है। तो हम बताए थे कि फ्लैट सरफेस की वजह से यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी यदि यूनिफॉर्म हो तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट एस, इसीलिए हम लोग ई डॉट एस लिख दिए। ई और एस के बीच का एंगल, इधर जो एरिया वेक्टर है इसका है ना, डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है आपका आ गया। चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे बच्चा। चलिए बच्चा, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज सेल, है ना, यूनिफॉर्म चार्ज सेल, है ना, सेल का मतलब आपका क्या हो गया, स्फेरिकल सेल, है ना, यूनिफॉर्म चार्ज सेल या आपका क्या है, होलो स्फेयर, ठीक है। तो आपका याद रखेंगे, पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं कि आपका ये सेल है, आपका ये क्या है, सेल है, इसके कहाँ पे चार्ज होगा, इसके सरफेस पे चार्ज होगा, इसके कहाँ पे चार्ज होगा, सरफेस पे, है ना, होलो स्फीयर भी बोलेंगे, होलो स्फीयर, इसके सरफेस पे आपका यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म है। कैसा है बच्चा, यूनिफॉर्म। इसके लिए क्या डिफाइन होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सिग्मा डिफाइन होगा, इसके लिए आपका सिग्मा डिफाइन है ना। तो अब ये चार्ज सेल है ना, इसका सेंटर मान लेते हैं हमारा O है और रेडियस इसका क्या है, R दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये चार्ज सेल के लिए हम लोग, है ना, 2 पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट हम लोग मान लेते हैं ये आपका बाहर वाला पॉइंट, ये इसके सरफेस पे, और ये इसके अंदर वाला पॉइंट, ये आउटसाइड पॉइंट, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रखेंगे, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। अंदर के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0, और बाहर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, याद रखेंगे, बाहर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यदि आपका इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, और मान लेते हैं कि इस पर टोटल चार्ज जो है वो कैपिटल Q है ना। तो बाहर वाले पॉइंट के लिए समझना है कि इसका सारा चार्ज कहाँ है, सेंटर पे, और मान लेते हैं ये दूरी आपका R है, सेंटर से यहाँ का ये P पॉइंट का दूरी आपका जो है R है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा KQ/R², रेडियली आउटवर्ड होगा। किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड। याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट के लिए आपका 0, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट के लिए एकदम जस्ट ये किसके जैसा बिहेव करेगा, मानना कि सारा चार्ज कहाँ है, सेंटर पे, और है ना, सारा चार्ज को सेंटर पे रख देंगे तो पॉइंट चार्ज बन जाएगा। पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, KQ/R², रेडियली क्या हो जाता है आपका आउटवर्ड, है ना, रेडियली आपका आउटवर्ड हो जाएगा। बातें समझ में आया बच्चा, KQ/R²। अब बोलेगा कि सरफेस पे क्या होगा, तो सरफेस पे स्मॉल r के जगह पे क्या हम लोग रख देंगे, कैपिटल R रख देंगे, एकदम सरफेस से जस्ट इधर। और सरफेस से जस्ट इधर बात करेंगे अंदर के तरफ, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होता है। तो चार्ज सेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और बाहर वाले पॉइंट के लिए, है ना, ये जो है चार्ज सेल जो है किसके जैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज के जैसा। और इस सारा चार्ज को कहाँ कंसंट्रेटेड समझना है, सेंटर पे, और निकाल देना है पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग जानते हैं KQ/R²। तो सिमिलरली यहाँ पर भी KQ/R² होता है। बातें समझ में आया बच्चा। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, कि कैसे एक्सप्लेनेशन, है ना, कैसे ये हो गया। चलिए एक्सप्लेनेशन, पहले आते हैं हम लोग इनसाइड पॉइंट के लिए, इनसाइड पॉइंट के लिए, है ना, इनसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है। इनसाइड पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं। चलिए, तो मान लेते हैं कि ये आपका चार्ज सेल है ना, ये आपका चार्ज सेल है। जो भी चार्ज है इसके कहाँ पे है, सरफेस के लिए। इसके लिए क्या डिफाइंड है, सिग्मा। ये आपका सेंटर O है, और हमको इस पॉइंट पे, यहाँ से R दूरी पे कोई पॉइंट P है ना, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा, हम लोग एक गॉसियन सरफेस लेंगे और सिमेट्रिकल। तो ये स्फेरिकल सरफेस है
इसके सिमेट्रिकल जो सरफेस होगा वो भी क्या होगा, स्फेरिकल ही होगा। तो हम लोग ये एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एरिया वेक्टर लिया ds, ये आपका ds हमने एरिया वेक्टर लिया। और मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तो नहीं पता है कि जीरो होता है, तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है ना। ये आपका कौन सा सरफेस हो गया, गॉसियन सरफेस हो गया, गॉसियन सरफेस। और इसमें कैसा गॉसियन सरफेस लिया है, स्फेरिकल लिया है, ठीक है। अप्लाई करते हैं हम लोग, अप्लाई गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ हम लोग अप्लाई करते हैं, है ना। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ई और डी एस के बीच का एंगल यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। और मान लेंगे कि ये जो आपने सिमेट्रिकल सरफेस लिया है, इस सारे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हर पॉइंट जो है यहाँ से कितना दूरी पे है, ये भी r दूरी पे, ये भी r दूरी पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस गॉसियन सरफेस पे कहीं भी जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। चलिए ठीक है ना। अब एक बात यहाँ पे हम लोग देखेंगे, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, बोलेंगे एक भी नहीं, कुछ भी चार्ज नहीं है। जो चार्ज है स्फेरिकल सेल के सरफेस पे है, तो Q इनक्लोज क्या हो जाएगा, 0 अपॉन क्या चाहिए, एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बाहर निकाल लिए, है ना। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए बातें आया समझ में। तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस स्फेरिकल सरफेस है, ds क्या है, स्मॉल एरिया, और इंटीग्रेट करेंगे तो स्मॉल स्मॉल जुट करके पूरा एरिया दे देगा। तो पूरा एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो गया, 0 हो गया। याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया यहाँ से, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई r स्क्वायर 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो हमेशा याद रखना, इनसाइड पॉइंट के लिए 0 और आउटसाइड पॉइंट के लिए हम लोग अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एक आउटसाइड पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं दूसरा पॉइंट, बी पॉइंट हम लोग लेते हैं फॉर कौन किसके लिए, फॉर आउटसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है। हम लोग आउटसाइड पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ पे निकालने वाले। चलिए, तो हम लोग एक स्फेरिकल सरफेस है, ये आपका स्फेरिकल सरफेस है और बीच में आपका ये सेंटर है, और यहाँ से r दूरी पे हमको कोई पॉइंट ये है, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने ले लिया। यहाँ पे एरिया, स्मॉल एरिया वेक्टर हमने लिया, तो ये इधर की तरफ है ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर के ही तरफ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब अप्लाई करेंगे गॉसेस। तो चलिए पहले इतना आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि इधर हम मिटाते हैं, है ना। पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। देखेंगे, हमने ये गॉसियन सरफेस ले लिया और हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, अप्लाई, है ना, गॉसेस लॉ या बाय गॉसेस लॉ क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हमने क्या माना था, इस स्फेरिकल सरफेस पे टोटल कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू क्या है, टोटल चार्ज ऑन स्फेरिकल सेल, है ना, टोटल चार्ज ऑन स्फेरिकल सेल, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा, ई डी एस, और है ना चूँकि एंगल क्या है आपका, यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है, तो ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा, ई डी एस इंटू कॉस 0 डिग्री, है ना। तो ई डी एस इंटू कॉस 0 डिग्री, तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बाहर आ जाएगा, तो ई इंटू और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, डी एस का इंटीग्रेशन क्लोज करेंगे तो पूरा ये गॉसियन सरफेस जो है ये आपका क्या है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, अपने आर दूरी पे लिया है, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा, बोलेंगे सारा चार्ज इसके अंदर ही आ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका क्या हो गया, है ना, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर स्क्वायर, और जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को ही हम लोग के बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस बात को देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट के लिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर समझना है कि सारा चार्ज कहाँ पे है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। आउटसाइड पॉइंट के लिए मानना है कि सारा चार्ज कहाँ पे है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड है ना, और तब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे। तो आप लोग नोट करके भी लिख लेंगे, है ना। स्फेरिकल सेल के आउटसाइड पॉइंट के लिए, फॉर आउटसाइड पॉइंट के लिए वी एज्यूम होल चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, है ना। दैट इज फॉर आउटसाइड पॉइंट we assume whole charge is concentrated at its center, है ना। और तब आप लोग मान लेंगे कि सारा क्यू चार्ज जो है इसके सेंटर पे है, तो ये पॉइंट चार्ज बन गया, और पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे आर डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लेंगे बच्चा आप लोग। तो आप लोग लिख लिए बच्चा, है ना, कि दैट इज़ फॉर आउटसाइड पॉइंट के लिए हम लोग को क्या समझना है कि होल चार्ज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर पे, है ना। तो चलिए बच्चा इसको नोट कर लिए हैं, मिटाते हैं, और अभी जो पॉइंट हमने लिखाया था यहाँ पे नहीं दिखा होगा, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। दैट इज फॉर आउटसाइड पॉइंट we assume the whole charge of cell is concentrated at its center, ठीक है। तो बच्चा फटाफट इसको आप लोग क्या कर लेंगे, तो नोट कर लेंगे, ठीक है। बातें आया समझ में। इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर। अब मान के चलिए कि कभी कभी आपको ग्राफ दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ, ये आर और ये किसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का ग्राफ, इस सेल के। तो कैपिटल आर मान लेते हैं, आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, और इधर भी इस तरफ हम लोग क्योंकि आर इज इक्वल टू माइनस आर मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग पॉइंट मान लेते हैं के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, बातें आया समझ में। बोलेंगे कि ये ओरिजिन का मतलब R0 या सेंटर वाला पॉइंट, तो सेंटर से आर तक, मतलब सेंटर से कैपिटल आर तक, सेंटर से कैपिटल आर तक क्या हो जाएगा, इनसाइड पॉइंट, और इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है, तो कोई ग्राफ नहीं है ना, 0 होता है। या ग्राफ खींचेंगे भी तो आपका ग्राफ ऐसा आएगा। चलिए ब्लैक से हम लोग ग्राफ बनाते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 से R तक यहाँ पे। और जैसे ही आप इससे बाहर आते हैं तो फिर आपका कौन सा फॉर्मूला आ जाता है, KQ/R²। तो KQ/R² का आपका फॉर्मूला क्या होता है, ये इसका ग्राफ आपका ये हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए ये आपका ग्राफ है। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो बच्चा हम लोग देखे थे कि यूनिफॉर्म चार्ज सेल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, यूनिफॉर्म चार्ज सेल है, इनसाइड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 और सेंटर से कोई R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड, और E का वैल्यू क्या आ गया था आउटसाइड पॉइंट के लिए, KQ/R²। मतलब हमने बोला था कि आउटसाइड पॉइंट के लिए मानना है कि इस चार्ज सेल का सारा चार्ज कहाँ है, इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड। कहाँ पे, इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड समझना है। ठीक है बच्चा, और जब हम लोग इसका ग्राफ खींचे, ग्राफ ये आपका R है और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बोलेंगे कि ये आपका क्या है, R का वैल्यू कैपिटल R, सरफेस पे R का वैल्यू कैपिटल R। ठीक है, ग्राफ आपका कुछ ऐसा आया था। चूँकि ये किसका इलेक्ट्रिक किसका ग्राफ है, E बराबर KQ/R² का, है ना। KQ तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और आपका इस दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आपका 0 होगा। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये कौन मार्क है, KQ/R²। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं 2 चार्ज सेल है, एक चार्ज सेल ये है, इस पे चार्ज आपका Q1 है, यूनिफॉर्म चार्ज सेल है, इसका सेंटर आपका यहाँ है O1। एक और चार्ज सेल है ना, एक और चार्ज सेल है, इस पे चार्ज आपका है Q2। ठीक है, और इसका सेंटर है O2। सेंटर से सेंटर की दूरी R है, तो बोल रहा है कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे कितना फोर्स है ना, ये सेल इस पे कितना फोर्स लगाएगा, ये सेल इस पे इतना है ना, इस पे कितना फोर्स लगाएगा। तो हमने क्या बोला था, इस सेल के लिए ये वाला सेल जो है बाहर का पॉइंट है, और बाहर के किसी भी पॉइंट पे समझना है कि इसका सारा चार्ज कहाँ है, सेंटर पे। उसी तरह से इसके लिए भी ये इधर ये स्फीयर जो है, ये स्फेरिकल सेल जो है आपका बाहर का पॉइंट है, तो इसका सारा चार्ज कहाँ मानेंगे, सेंटर पे। तो ये दोनों आपस में जो फोर्स लगाएगा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा F, इधर जो फोर्स लगाएगा ये चार्ज, इस पे जो फोर्स लगाएगा F, दोनों का वैल्यू क्या समझना है, तो दोनों का चार्ज कहाँ समझ आना है, सेंटर पे। तो कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से कितना फोर्स लगाएगा, KQ1 Q2 अपॉन सेंटर से सेंटर का दूरी का स्क्वायर, मतलब KQ1 Q2 अपॉन R² आपका हो जाएगा। मतलब बाहर के किसी भी पॉइंट का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो सारा चार्ज हम लोग कहाँ समझ लेंगे, सेंटर पे, और इसको पॉइंट चार्ज समझ करके हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। तो बच्चा इससे पहले वाला जो हम लोग ग्राफ खींचे थे, ये वाला है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नीट्यूड है ना, तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा आ गया था। ठीक है, ऐसा, जहाँ पे ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
वर्सेस आर के बीच का ग्राफ। यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के साथ हम लोग कंसीडर करेंगे तो फिर यही ग्राफ आपका कैसा हो जाएगा, तो ये भी ग्राफ बना लेंगे। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है ना। तो यदि इसका यदि वेक्टर के फॉर्म में यदि आप ग्राफ खींचेंगे ये आर, तो फिर उस कंडीशन में यही जो ग्राफ है आपका कुछ यहाँ पे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के तरफ, ठीक है, और फिर ये आर बराबर माइनस आर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। चूँकि देखेंगे कि यहाँ पे आपका ये आपका चार्ज सेल है, ठीक है, ये आपका चार्ज सेल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये सेंटर है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डायरेक्शन इधर की तरफ। और वही यदि इधर की बात करेंगे तो डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड का ग्राफ है, मैग्नीट्यूड वर्सेस आर का ग्राफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर वर्सेस आर ग्राफ है। तो जब भी आपको बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ खींचने के लिए, तो आप जो है ये वाला ग्राफ खींचोगे, ठीक है, ये वाला ग्राफ खींचोगे, है ना, ये वाला ग्राफ आप लोग खींचोगे, है ना, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस आर का ग्राफ। क्योंकि इधर वाला डायरेक्शन को हम लोग ले लेते हैं पॉजिटिव, तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए ग्राफ आपका कैसा हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना, नेगेटिव। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है ना पॉजिटिव, और नीचे की तरफ क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इधर डायरेक्शन, है ना। तो स्फेरिकल सेल के राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ। तो लेफ्ट साइड राइट साइड आप यदि पॉजिटिव ले लोगे तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना वेक्टर वर्सेस आर ग्राफ आपको हम लोग यहाँ पे ऐसे खींचेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए बच्चा आप लोग। चलिए बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर। यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर मतलब यहाँ पे क्या है, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर मतलब इसका चार्ज जो है पूरा इसके वॉल्यूम में है, पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट आपका वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। इसके लिए क्या डिफाइन होगा बच्चा, मान लेते हैं इस पे टोटल चार्ज आपका कैपिटल क्यू है, तो इसके लिए क्या डिफाइन होगा, रो डिफाइन होगा। रो का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे क्यू अपॉन 4/3 पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या है, इसका सेंटर वो है, रेडियस आपका आर है, ठीक है। अब इसके वजह से याद रखेंगे बच्चा, इसके आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए, है ना, आउटसाइड पॉइंट के लिए यदि आउटसाइड पॉइंट हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझना है कि सारा चार्ज कहाँ है, सेंटर पे। तो क्या फार्मूला हो जाएगा, के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वही जो इससे पहले फार्मूला आया था चार्ज सेल के लिए। लेकिन यदि अंदर के किसी पॉइंट पे हम लोग निकालेंगे, है ना, अंदर के किसी पॉइंट इनसाइड पॉइंट के लिए, है ना, मान लेते हैं ये इनसाइड पॉइंट है और इनसाइड पॉइंट के लिए हम लोग निकालते हैं, है ना। यहाँ पे मान लो आर दूरी है, ये वाला दूरी आर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर के तरफ होगा, और इसका जो इनसाइड पॉइंट के लिए जो फार्मूला होगा इनसाइड पॉइंट के लिए, वो हो जाएगा के कैपिटल क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर, ठीक है, के कैपिटल क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर। यदि वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ भी दे देंगे और यहाँ पे वेक्टर लगा देंगे। आर ये वाला है इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और आउटसाइड पॉइंट के लिए समझना है, आउटसाइड पॉइंट के लिए समझना है कि सारा चार्ज कहाँ है, सेंटर पे है ना, सेंटर पे है। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा इनसाइड के लिए और आउटसाइड पॉइंट के लिए। यदि आउटसाइड सेंटर से आर दूरी पे इनसाइड कोई पॉइंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू बाई आर क्यूब, या इसको दूसरे टर्म में भी हम लोग रो के टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर,
वेक्टर के फॉर्म में, है ना। क्योंकि आप यदि एक काम करोगे, ये सॉलिड चार्ज स्फीयर है, सॉलिड चार्ज स्फीयर है ना। यदि आप इसको स्मॉल स्मॉल में काटोगे ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा घुमा करके, तो ये किस में कट जाएगा आपका, स्फेरिकल चार्ज सेल में, है ना। जैसे कि मान के चलो कि ये आपका सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में है। एक बार आप ऐसे काट लो और फिर ऐसे काट लो, तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज सेल हो जाएगा। और चार्ज सेल के वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड। तो ये छोटा छोटा चार्ज सेल में आपका कटता जाएगा, तो सबके वजह से रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा, इसीलिए रेडियली आउटवर्ड इसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, कि आपका सॉलिड स्फीयर है, आप इसको यदि स्मॉल स्मॉल स्फेरिकल सेल में काटना चाहेंगे, डिवाइड करना चाहेंगे, तो ये आपका सॉलिड स्फीयर है। एक बार ऐसे करके काट लेंगे, फिर एक बार ऐसे करके काट लेंगे, और सारा मटेरियल को आप क्या करेंगे, यहाँ का सारा मटेरियल निकाल देंगे, इधर का भी मटेरियल निकाल देंगे। तो ये क्या बन गया, स्फेरिकल चार्ज सेल बन गया। तो ऐसा ऐसा ढेर सारा सेल बनेगा, यहाँ पे भी एक और सेल बनेगा, यहाँ पे भी एक और सेल बनेगा, तो ढेर सारा सेल बनेगा। तो सेल का तो अभी पढ़े हैं, किसी भी आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। तो ये भी तो ढेर सारा चार्ज सेल से ही मिलके बना है, तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा, है ना। और फार्मूला आपका ये हो गया। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखने वाले हैं, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन हम लोग देखने वाले हैं कि इनसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए तो कुछ नहीं, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मानना है कि सारा चार्ज कहाँ है, सेंटर पे, और ई क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन है ना, इनसाइड पॉइंट के लिए हो जाता है के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर, है ना, के क्यू अपॉन आर क्यूब, है ना। कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर क्या है आपका, स्फेरिकल, है ना, ये आपका स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का रेडियस है। और याद रखना बच्चा, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग स्फीयर नॉन कंडक्टर का है। याद रखें, यदि यही कंडक्टर रहेगा और ये सॉलिड स्फीयर ही होगा, तो कंडक्टर पे अंदर में वॉल्यूम में चार्ज नहीं होता है, सारा चार्ज कहाँ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। हम लोग कंडक्टर पढ़ेंगे, कंडक्टर की प्रॉपर्टी हम लोग जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कंडक्टर का सारा चार्ज कहाँ होता है, उसके सरफेस पे होता है। ठीक है, तो ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। एक्सप्लेनेशन तो आपका किसके लिए, ए में ले लेते हैं, फॉर इनसाइड पॉइंट के लिए, फॉर इनसाइड पॉइंट के लिए, है ना। इनसाइड पॉइंट के लिए मतलब आर जो है लेस देन कैपिटल आर, इनसाइड पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम लोग एक सॉलिड स्फीयर ले लिया, हम लोग चार्ज सॉलिड स्फीयर, और ये इसका सेंटर है ना, ये चार्ज सॉलिड स्फीयर है। और ये सेंटर से आर दूरी पे, सेंटर से आर दूरी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ निकालना है। तो एक गॉसियन सरफेस हमको लेना पड़ेगा, और स्फीयर के केस में गॉसियन सरफेस आपका क्या होगा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, है ना। और मान लें यहाँ पे एक स्मॉल एरिया हम लोग ds ले रहे हैं, इसका एरिया वेक्टर आपका इधर की तरफ हो जाएगा ds, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के तरफ रेडियली आउटवर्ड होगा। तो हम लोग फटाफट लगाते हैं बाय गॉसेस लॉ, अप्लाई करते हैं बाय गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इजकल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। गॉसियन सरफेस से ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा, ई और डी एस के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री।
तो ई डी एस, और ये गॉसियन सरफेस हम लोग ऐसा लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से सिमेट्रिकल हो, मतलब इस पे गॉसियन सरफेस पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो, कांस्टेंट हो। तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे आप डॉट प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा, ई इंटू डी एस इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, और यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन, और क्यू इनक्लोज आपका कितना होगा ये देखेंगे। तो इसका मान लेते हैं, इससे गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आएगा। तो ये आपका सॉलिड स्फीयर है ना, चार्ज सॉलिड स्फीयर, तो इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज है। तो ये गॉसियन सरफेस जो बना रहा है इसके अंदर कितना वॉल्यूम आ रहा है ना। तो बोलेंगे रो इंटू, रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और ये गॉसियन सरफेस जो आपका क्लोज गॉसियन सरफेस वो कितना वॉल्यूम कंटेन कर रहा है, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए ये हो गया यहाँ पे। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर लेंगे। ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस का एरिया, और गॉसियन सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इजकल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से इधर आर क्यूब है तो एक आर बच गया आपका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया बच्चा, देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना हो गया ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, है ना, ठीक है। चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो गया रो, यदि वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो ρ/3 एप्सिलॉन नॉट, और आर वेक्टर के अलॉन्ग, आर वेक्टर आपका ये हो जाएगा, ये आपका आर वेक्टर हो जाएगा। तो आर वेक्टर के अलॉन्ग ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे है ना वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे E बराबर ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है। और इसी को रो का वैल्यू आप रख देंगे यहाँ से, रो बराबर होता क्या है, तो इस पर टोटल चार्ज Q है अपॉन 4 पाई, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। तो रो का वैल्यू हम लोग रख देंगे Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए इसको ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग। रो का वैल्यू कैपिटल Q अपॉन 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है। तो 3 से आपका 3 चला गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग K लिखते हैं। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया आपका क्या हो गया KQ अपॉन आर क्यूब, है ना, KQ अपॉन आर क्यूब है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे याद रखेंगे बच्चा, एक चीज़ यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, रो का वैल्यू कैपिटल Q/4 पाई आर क्यूब होता है, वॉल्यूम है ना, रो क्या है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे आर क्यूब हो गया, तो आर क्यूब यहाँ पे इंटू आर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये या तो ये याद रखो या ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये याद रखो। ये कौन सा के लिए हो गया, इनसाइड पॉइंट के लिए हो गया, है ना। तो इनसाइड के लिए आपका क्या हो गया KQ/R³ इंटू आर, या ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है। अब हम लोग आउटसाइड पॉइंट के लिए हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। रो बराबर क्या होता है Q अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 आर क्यूब, ठीक है। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए बच्चा। चलिए इसी का बी नंबर हम लोग देखते हैं, फॉर एनी आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट के लिए आर इज है ना ग्रेटर देन कैपिटल आर हो जाएगा। आपका चार्ज स्फीयर आपका ये है, ठीक है, ये आपका चार्ज स्फीयर है, यूनिफॉर्म सॉलिड चार्ज स्फीयर, ये इसका सेंटर है। यहाँ से आर दूरी पे आउटसाइड किसी पॉइंट पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे निकालना है।
तो हम लोग यहाँ से क्या ले लेंगे, सिमेट्रिकल सरफेस ले लेंगे। तो स्फीयर के सिमेट्रिकल सरफेस आपका स्फीयर ही होगा ना। तो यहाँ पे स्मॉल एरिया हम लोग लेते हैं ds, इसका एरिया वेक्टर आपका इधर के तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर के तरफ, ठीक है। चलिए, तो कुछ नहीं करना है, हम लोग को अप्लाई करना है बाई, है ना, गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ से क्या हो जाएगा, बोलेंगे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने माना था कि इस पे टोटल कितना चार्ज है, कैपिटल Q, है ना। तो ये आपने जो गॉसियन सरफेस लिया, ये जो गॉसियन सरफेस लिया, इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो टोटल ये क्या आ जा रहा है, सॉलिड स्फीयर, चार्ज सॉलिड स्फीयर पूरे कंप्लीटली आ जा रहा है। तो इस पे चार्ज आपने कैपिटल Q माना है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, लिखेंगे E इंटू 4πr², जैसे है ना, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री है, तो cos 0 का वैल्यू 1, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस गॉसियन सरफेस का एरिया, क्या हो जाएगा, चूंकि स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया होता है 4πr² इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो 4π एप्सिलॉन नॉट नीचे चला जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, k, जो कि आपका कांस्टेंट होता था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगा KQ अपॉन r², है ना। ये आउटसाइड पॉइंट के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया, इसके लिए आउटसाइड पॉइंट के लिए, है ना, आउटसाइड पॉइंट के लिए। देयरफॉर हमारा जो है आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी KQ अपॉन क्या हो जाएगा, r², KQ अपॉन स्मॉल r², जहाँ पे स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस है सेंटर से। तो एकदम इसी पिछले बार की तरह ही हम लोग यहाँ मानना है आउटसाइड पॉइंट के लिए, दैट इज लिखेंगे, दैट इज फॉर एनी आउटसाइड पॉइंट वी assume whole charge is concentrated at its center, ठीक है। कहाँ मानना है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड मानना है। चलिए बच्चा, फटाफट इसको नोट करेंगे बच्चा आप लोग पॉज करके। बच्चा यदि हम लोग ग्राफ खींचे, ये आपका सॉलिड स्फीयर है ना, चार्ज सॉलिड स्फीयर, और ये कैसा होना चाहिए, नॉन कंडक्टर का। यदि कंडक्टर का होगा, मेटल उटल का बना होगा, तो सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे आ जाता है। ये इसका सेंटर है वो, और ये कोई बाहर वाला पॉइंट, बाहर वाले पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, KQ अपॉन r² होता है ना। ये इसका रेडियस है। हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर वर्सेस r ग्राफ, ये इलेक्ट्रिक है ना, सॉरी ये r है, और हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में, क्या ले रहे हैं यहाँ पे, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे आपका R बराबर कैपिटल R, यहाँ पर R बराबर माइनस कैपिटल R। ठीक है, अब जानेंगे, अभी हमने E बराबर KQ अपॉन r² का ग्राफ खींचा था, तो कुछ ऐसा ग्राफ आया था, है ना। और इधर के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर के तरफ, और इधर की तरफ कोई भी पॉइंट लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ आ जाएगा। चूंकि वेक्टर हम लोग ले रहे हैं तो इधर की तरफ हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, और इधर वाला डायरेक्शन को क्या ले लेंगे तब, नेगेटिव डायरेक्शन। तो इसीलिए हम लोग फिर ग्राफ किधर बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग नेगेटिव वाला ग्राफ बनाएंगे। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चा, KQ अपॉन r² के बराबर, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इसीलिए नेगेटिव हम लोग ले लिए हैं। चूँकि यहाँ पे वेक्टर
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ये ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ले रहे हैं। जनरली वेक्टर के ही फॉर्म में पूछेगा अगर आप यदि आएगा तो। अब देखेंगे अंदर वाले इनसाइड पॉइंट के लिए। इनसाइड के लिए क्या होता है, इनसाइड पॉइंट के लिए के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू आर, यही होता है। अब देखेंगे के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा स्फीयर के लिए। कैपिटल आर क्या है, इसका रेडियस है, तो रेडियस तो कांस्टेंट है, और इस पर टोटल चार्ज कितना है कैपिटल क्यू, तो के कांस्टेंट, कैपिटल क्यू कांस्टेंट, आर क्यूब कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के हो गया। ये वाई बराबर एक्स का ग्राफ, वाई बराबर एक्स का ग्राफ कहाँ से जाता है, ओरिजिन से जाता है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसा ग्राफ हो जाएगा। और ये वाला वैल्यू क्या होगा, ये कौन सा वैल्यू होगा बच्चा, है ना, आर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर का। तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर डाल देंगे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इधर वही क्या हो जाएगा, उतना ही नेगेटिव हो जाएगा, माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ, है ना, किसके लिए, तो यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर। स्फीयर मीन्स सॉलिड स्फीयर, जिसके कहाँ पे चार्ज हो, पूरे वॉल्यूम में चार्ज हो। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे आप लोग। लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल कैविटी, है ना, कैविटी इन ए यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर। मान लो आपका ये यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर है, ये आपका यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, इसके पूरे वॉल्यूम में यहाँ पे चार्ज है, पूरे वॉल्यूम में आपका यहाँ पे चार्ज है, और यहाँ पे एक कैविटी दिया हुआ है, अंदर में स्फेरिकल कैविटी। तो चार्ज कहाँ होगा बच्चा, इसके पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ चार्ज है, लेकिन आपने कैविटी कर दिया, मतलब यहाँ से गड्ढा कर दिया, यहाँ से स्फीयर, है ना, स्मॉल स्फीयर का जो भी मटेरियल है सब उसको आपने बाहर कर दिया, तो ये क्या हो गया, कैविटी बन गया, है ना। इसका सेंटर आपका O है और इसका सेंटर O डैश है, O डैश, या इसका सेंटर को हम लोग मानते हैं C, और इसका सेंटर C1 और ये C2 मानते हैं, C2। और यहाँ पे अंदर में एक पॉइंट आपका P है, पॉइंट P है, हमको इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालना है। चलिए थोड़ा सा और अच्छे से विजुलाइज हो, इसके लिए हम थोड़ा सा बड़ा स्फीयर बना रहे हैं। ये आपका C1, इसका सेंटर है C2, ठीक है। और इसी कैविटी के अंदर एक पॉइंट कोई P है, जहाँ पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। और इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या दिया हुआ है, रो दिया हुआ है। अब देखेंगे हम लोग इसका कैसे निकालेंगे। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे चाहिए, P पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कहाँ चाहिए, P पॉइंट पे, हमको P पॉइंट पे चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका ये जो है ये P पॉइंट है, बड़ा स्फीयर के सेंटर से इसका दूरी है R1, और ये जो वेक्टर ले लेते हैं इसको R1 वेक्टर ले लेते हैं। ये वाला भी एक वेक्टर लेते हैं हम लोग, ये वेक्टर हम लोग R2 लेते हैं, और ये भी आपका C डैश, इस तरह से ले लिए हैं। अभी समझेंगे। कैविटी का मतलब क्या हो गया कि अंदर में आपने खाली कर दिया मटेरियल जो है, ये छोटा सा स्फीयर जो है इतना बराबर आपने यहाँ से मटेरियल को खाली कर दिया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे समझते हैं। हम लोग बोलेंगे कि ये आपका क्या है,
ये आपका सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ये आपका सॉलिड स्फीयर है। इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज आपका फैला हुआ है, पूरे वॉल्यूम में। अभी हम लोग कैसे करेंगे कैविटी, समझिएगा। कैविटी का मतलब क्या है कि ये कैविटी में स्फीयर के है ना, स्फीयर के बराबर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। तो हम लोग चार्ज को कैसे हटाते हैं वो समझेंगे। यहाँ पे पूरा चार्ज है, पूरा यहाँ पे चार्ज है, जिसका डेंसिटी क्या है आपका रो है। अब हमको कैविटी बनाना है। इसका सेंटर आपका क्या है C1 है, इसका सेंटर आपका C1 है। और हमको एक कैविटी बनाना है यहाँ। यहाँ पे हम लोग कैविटी बना रहे हैं, इसका सेंटर है C2, ठीक है। अब यहाँ कैविटी तो अभी बनानी है, अभी क्या है इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो हम लोग क्या किया कि सेम वॉल्यूम डेंसिटी का, सेम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हमने डाल दिया, उतना ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हमने डाल दिया। तो नेगेटिव पॉजिटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना। नेगेटिव पॉजिटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज। यहाँ का जो हम लोग डेंसिटी माने हैं वो क्या माना है, जो नेगेटिव चार्ज वाला को जो है ना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसका क्या माना -ρ। मतलब अब हमारे पास, इसको हम लोग ऐसे एज्यूम करेंगे कि हमारे पास दो स्फीयर है। एक स्फीयर बड़ा वाला जो कि कंप्लीट है, उस पर कोई कैविटी नहीं है, और एक छोटा वाला स्फीयर जो कि किससे बना हुआ है, नेगेटिव चार्ज से। तो जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का स्फीयर आएगा, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करके अंदर में कुछ भी चार्ज नहीं बचेगा। मतलब हमारा यहाँ पे जो कैविटी था हमने इसको क्या कंसीडर कर दिया, नेगेटिव चार्ज का एक स्फीयर कंसीडर कर लिया, है ना। नेगेटिव चार्ज का क्या कर लिया, स्फीयर कंसीडर कर लिया। तो एक हमारा बड़ा स्फीयर हो गया और एक हमारा छोटा स्फीयर जो कि नेगेटिव चार्ज का है। तो स्फीयर के लिए तो हम लोग अभी फार्मूला देख चुके हैं, इनसाइड पॉइंट के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम लोग वही फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, ये कहानी करने वाले हैं। तो हम लोग को कहाँ पे निकालना है, हम लोग को कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था, P पॉइंट पे। तो ये आपका P पॉइंट है, यहाँ पे हमको ये P पॉइंट है और इसी P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था। तो हमने इसको क्या माना था, R1 वेक्टर माना, इसको R2 वेक्टर माना और इसको ऐसे हमने वेक्टर से मिला दिया, ठीक है। चलिए, हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट कहाँ पे, P पे, है ना। तो P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे एक बड़ा वाला स्फीयर क्या अंदर वाला पॉइंट है P, तो अंदर वाले पॉइंट की वजह से क्या होता है, ρ/3ε0 इंटू ये जो वेक्टर है वो क्या है, R1 वेक्टर है ना। अभी जो फार्मूला हमने पढ़ा बस वही फार्मूला लगा रहे हैं, प्लस एक छोटा सा जो स्फीयर हमने कंसीडर किया जिसमें समझा कि क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज। मतलब यहाँ से पूरा चार्ज को ख़त्म कर देगा, ये कैविटी के में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज उतना ही डाला, है ना। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा और बोलेंगे अंदर में कोई चार्ज नहीं है, मतलब कैविटी मतलब क्या होता है, खोखला होता है, खाली है ना। तो बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो स्फीयर है इसका चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, -ρ/3ε0 इंटू क्या हो जाएगा, इस चार्ज के सेंटर से, इस स्फीयर के सेंटर से P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, ρ/3ε0 कॉमन ले लिया, बोलेंगे R1 - R2। चलिए, बहुत अच्छा देखेंगे हम लोग ट्रायंगल लॉ लगा रहे हैं यहाँ से, बोलेंगे ट्रायंगल लॉ है ऐसे प्लस ऐसे,
है ना, इस वेक्टर के सर पे इस वेक्टर का पूछ है, तो बोलेंगे C1 C2 वेक्टर प्लस C1 C2 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा R1। तो यहाँ से C1 C2 जो वेक्टर हो जाएगा वो क्या होगा R1 माइनस R2। ठीक है, तो R1 माइनस R2 को क्या लिख देंगे C1 C2 वेक्टर, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो हो गया वो क्या हो गया ρ/3 ε0 C1 C2 वेक्टर। अच्छा देखेंगे बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मतलब कैविटी के अंदर, कैविटी के अंदर कोई भी पॉइंट लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, रो किसका है, ये आपका स्फीयर का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये क्या है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना, ये आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। और 3 ε0 ये तो कांस्टेंट है। सेंटर से सेंटर का ये क्या है ना, ये आपका जो वेक्टर है ना, C1 C2 वेक्टर, इसका डायरेक्शन क्या होगा C1 से C2 के अलोंग, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा C1 से C1 का डिस्टेंस, मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो गया ρ/3 ε0 इंटू सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, और सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस भी क्या होगा कांस्टेंट होगा। कैविटी का कोई भी पॉइंट हो, सेंटर से सेंटर का दूरी आपका क्या होगा वही रहेगा। मतलब कि स्फेरिकल कैविटी, स्फेयर के अंदर यदि स्फेरिकल कैविटी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म होगा, है ना, यूनिफॉर्म होगा। मतलब कि ये आपका सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर आपका कैविटी है, ये आपका सेंटर C1, ये आपका सेंटर C2, है ना, ये आपका मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। याद रखेंगे पॉजिटिव चार्ज के लिए जो भी हमने डायरेक्शन लिया, नेगेटिव चार्ज के लिए सेम डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जो है वो किसके अलोंग हो जाएगा C1 से C1 वेक्टर के अलोंग, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में यूनिफॉर्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या हो जाएगा, डायरेक्शन किसके अलोंग हो जाएगा, सेंटर से सेंटर के अलोंग, सेंटर टू सेंटर के अलोंग, मतलब C1 C2 के अलोंग हो जाएगा। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट क्या हो जाएगा कांस्टेंट। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड कैविटी, है ना, स्फेरिकल या स्फेरिकल कैविटी इन यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर आपका क्या होगा कांस्टेंट होगा, और उसका है ना डायरेक्शन किसके अलोंग होगा C1 से C2 के अलोंग। इस कैविटी का कोई भी पॉइंट पे ले, यहाँ पे ले इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के अलोंग C1 से C2 के अलोंग, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा ρ/3 ε0 C1 C2 वेक्टर। बातें आया समझ में? तो चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए बच्चा आप लोग। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मान लेते हैं आपका कोई स्फेयर है, इसके अंदर ये सेंटर ओ है, इसके अंदर एक स्फेयर है, एक कैविटी है, स्फेरिकल कैविटी है, इसका सेंटर O1 है और O2 है। तो बोलेगा इस कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो बोलेंगे यूनिफॉर्म होगा, और उसका डायरेक्शन किसके अलोंग होगा, तो सेंटर से सेंटर के अलोंग, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका कांस्टेंट होगा, वो इधर की तरफ डायरेक्शन। और क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैविटी ρ/3 ε0 इंटू O1 O2 के अलोंग, है ना। बातें क्लियर? अच्छा कभी ऐसा हो सकता है कि आपका एक ऐसा कैविटी दे, स्फीयर है, और इसके अंदर जो कैविटी बना हुआ है
ये ऐसा कंसेंट्रिक है। कैसा है बच्चा आपका? कंसेंट्रिक कैविटी, मतलब C1 C2 कॉन्साइड कर गया। यहाँ पे C1 और C2 दोनों क्या कर गया? कॉन्साइड कर गया। ये आपका कैविटी है ना। तो कॉन्साइड कर गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैविटी में जानते हैं रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट C1 C2, और C1 C2 दोनों एक ही पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। दैट इज यदि कैविटी आपका कॉन्सेंट्रिक हो जाए, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड कंसेंट्रिक कैविटी, है ना, विथ concentric cavity with uniform with sphere is आपका जीरो होगा। यदि कंसेंट्रिक हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि C1 C2 यही आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बातें समझ में आया? तो चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। याद रखेंगे कि कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होता है और डायरेक्शन किसके अलाउंग होगा? सेंटर से सेंटर मिलाने वाले लाइन के अलाउंग डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैविटी के अंदर स्फेरिकल कैविटी होनी चाहिए। कैसा कैविटी होनी चाहिए? स्फेरिकल, है ना। किधर के अलाउंग होगा? तो सेंटर से सेंटर मिलाने वाले लाइन के अलाउंग डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैविटी के अंदर। और फार्मूला क्या होगा? है ना, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट C1 C2। तो सेंटर से सेंटर की दूरी, सेंटर से सेंटर की दूरी। चलिए बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज सॉलिड सिलेंडर। इन्फाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज सॉलिड सिलेंडर, मतलब सॉलिड सिलेंडर का मतलब क्या है? अंदर में आपका कैविटी नहीं है, खोखला नहीं है, अंदर से पूरा भरा हुआ है, पूरा उसके वॉल्यूम में चार्ज है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग है ना। तो इन्फाइनाइटली लॉन्ग है तो इसका दो केस हो जाएगा। ए में हम लोग चलते हैं फॉर एनी इनसाइड पॉइंट के लिए, इनसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है। बहुत बड़ा सिलेंडर है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग, बहुत बड़ा है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग, इधर से भी इन्फाइनाइट, इधर से भी इन्फाइनाइटली लॉन्ग। सॉलिड सिलेंडर है। ऐसा सिलेंडर है सॉलिड, मतलब पूरा इसके वॉल्यूम में चार्ज आपका जो है, इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज आपका फैला हुआ है। ये इस सिलेंडर का क्या है? आपका एक्सिस है। और इसका जो रेडियस आप देख रहे हो ये कितना है? कैपिटल आर। और इन्फाइनाइटली लॉन्ग, मतलब नीचे भी इन्फाइनाइटली एक्सटेंडेड है, ऊपर भी इन्फाइनाइटली एक्सटेंडेड है, ठीक है। और इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज आपका यहाँ पे फैला हुआ है। और हमको इस एक्सिस से आर दूरी पे, इस एक्सिस से आर दूरी पे अंदर में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक गॉसियन सरफेस लेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ से आर दूरी पे जो यहाँ पे गॉसियन सरफेस लेंगे तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा? सिलिंड्रिकल सरफेस हो जाएगा। है ना। यहीं पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल एरिया लिए तो एरिया वेक्टर आपका ds इधर के तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर की तरफ, ठीक है। इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, बिहेव करेगा किसके जैसा? इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर के जैसा। तो इस वायर के वजह से, इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता था? रेडियली आउटवर्ड। तो वैसा ही हमने यहाँ पे ले लिया है। ये आपका क्या है? गॉसियन सरफेस है। ये आपका गॉसियन सरफेस है। सरफेस हमने ये गॉसियन सरफेस है। और है ना, तो गॉसियन सरफेस कैसा है? सिलिंड्रिकल हमने गॉसियन सरफेस लिया इनसाइड पॉइंट के लिए। कहाँ के लिए? इनसाइड पॉइंट के लिए। तो सिलिंड्रिकल हमने गॉसियन सरफेस लिया। और ये क्या है? यूनिफॉर्म चार्ज सॉलिड सिलेंडर है।
इसके लिए क्या डिफाइन होगा, रो डिफाइन होगा, ठीक है, रो डिफाइन होगा। यदि हम लोग यहाँ पे एरिया लेते हैं, यहाँ पे एरिया लेते हैं तो एरिया वेक्टर आपका इधर के तरफ ds और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के तरफ होगा। तो इसके वजह से यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। और जानते हो कि आप लोग सिलेंडर का कितना सरफेस होता है, एक ऊपर में फ्लैट, एक नीचे में फ्लैट और इधर आपका कर्व हो गया। तो इधर भी आप एक छोटा सा एरिया लेते हो तो एरिया वेक्टर आपका इधर के तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर के तरफ, दोनों यहाँ पे 90 डिग्री हम लोग लगाते हैं बाय गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ लगाते हैं, बोलेंगे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। और हमने जो ये गॉसियन सरफेस लिया इसका हाइट हम लोग h ले लेते हैं। कितना ले लिया, h हाइट ले लिया आप, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चा बोलेंगे कि ऊपर वाला फ्लैट सरफेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, नीचे वाले के वजह से 0, कर्व के वजह से क्या हो जाएगा, कर्व की वजह से सिर्फ E इंटू डी एस, है ना, इंटू कॉस 0 डिग्री। ऊपर फ्लैट की वजह से 0, नीचे भी फ्लैट की वजह से 0, बच गया कर्व सरफेस की वजह से। तो ई डी एस क्या है, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो ई इंटू डी एस इंटू कॉस 0, है ना, इज इक्वल्स टू +0 इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज। तो इसके अंदर में कितना चार्ज आ रहा है, तो ये आपका सिलेंडर है, आपका सॉलिड सिलेंडर है। तो ये गॉसियन सरफेस जो है, क्लोज गॉसियन सरफेस जो है, ये भी तो आपका सिलेंडर ही है। इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, तो बोलेंगे इस सिलेंडर का वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, बोलेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो इसका एरिया इंटू हाइट। तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यहाँ से r दूरी पे है, इसका ये जो सर्किल बन रहा है इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कॉस 0 का वैल्यू आपका 1 हो गया। ई और डी एस को यदि इंटीग्रेट करोगे तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच हो जाएगा, इज इक्वल्स टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ पे क्या हो गया, इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रो, एच से एच भी कट गया आपका, तो रो एक आर यहाँ पे बच गया, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या हो गया, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम बता दिए कि कैसे निकालते हैं। चलिए बी में हम लोग देखते हैं, बी में फॉर एनी आउटसाइड पॉइंट हम लोग आउटसाइड पॉइंट ले रहे हैं। आउटसाइड पॉइंट लोगे, ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है, ठीक है बच्चा। यहाँ से r दूरी पे आउटसाइड हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फिर ये गॉसियन सरफेस लेंगे, फिर यहाँ से हम लोग गॉसियन सरफेस लेंगे, तो ये सरफेस कैसा हो जाएगा, फिर अगेन क्या हो जाएगा, सिलिंड्रिकल सरफेस। ये इस तरह से हम लोग सिलिंड्रिकल सरफेस लेंगे r दूरी पे। ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया, ये क्या हो गया आपका गॉसियन सरफेस। सिमेट्रिकल लेना पड़ेगा तो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम लोग अप्लाई करते हैं। और इसका जो आप रेडियस देख रहे हो, ये सिलेंडर का रेडियस, ये कैपिटल R है, ठीक है। हम लोग अप्लाई करते हैं बाय गॉसेस लॉ, ठीक है।
गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे। चलिए पहले इधर लिख लेते हैं आप लोग, है ना। फॉर एनी इनसाइड पॉइंट के लिए आप लोग लिख लेंगे। बाय गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ लगाते तो वही काम करेंगे। ई डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रेशन इजकल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चा बोलेंगे कि यहाँ पे हम लोग स्मॉल एरिया लेते हैं डी एस, तो एरिया वेक्टर आपका इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ, तो ये दोनों पैरेलल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एरिया वेक्टर लेंगे तो एरिया वेक्टर इधर डी एस और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर परपेंडिकुलर, तो यानी कि फ्लैट सरफेस की वजह से अगेन जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे लेंगे तो एरिया वेक्टर आपका नीचे और इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगेन परपेंडिकुलर है, तो नीचे फ्लैट ऊपर भी फ्लैट की वजह से जीरो। मतलब आपका क्या हो गया, जीरो प्लस कर्व सरफेस की वजह से ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कर्व सरफेस एरिया, क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर, और इसका जो गॉसियन सरफेस है इसका हाइट हम लोग h ले लेते हैं, तो 2 पाई आर इंटू एच इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज। तो क्यू इनक्लोज कितना होगा बच्चा, यहाँ पे कितना चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, बोलेंगे इस गॉसियन सरफेस के हाइट के बराबर ये जो चार्ज सिलेंडर है ना, इसका जितना वॉल्यूम आ रहा है उतना ही चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर आया होगा, है ना। तो ये जो सॉलिड सिलेंडर है इसका, है ना, इसका ये बेस का एरिया क्या हो जाएगा, बोलेंगे कि रो तो हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अब बेस का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ये हाइट कितना हो जाएगा h हो जाएगा। चूँकि गॉसियन सरफेस के अंदर आपका ये वाला इतना और इतना आपका सिलेंडर का इतना पोर्शन आ रहा है, तो इतना ही चार्ज आया होगा बच्चा, है ना। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, इतना का, बोलेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू एच, लेकिन आर क्या लिखना है, कैपिटल आर, क्योंकि आपका जो सिलेंडर दिया हुआ है चार्ज सिलेंडर उसके बेस का एरिया, है ना, तो उसका बेस का एरिया क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच अपॉन एप्सिलॉन नोट। चलिए तो यहाँ पे E इंटू 2 पाई आर इंटू एच इज इक्वल्स टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच अपॉन एप्सिलॉन नोट, है ना। तो पाई से आपका पाई चला गया, है ना, और तो कुछ कट नहीं रहा है, एच से एच चला गया और कुछ कट नहीं रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट के लिए हमारा जो हो गया, क्या हो गया, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन आर, ये आउटसाइड पॉइंट के लिए हो गया, और इनसाइड पॉइंट के लिए हम लोग निकाल ही चुके हैं। ये आपका सॉलिड सिलेंडर के इनसाइड पॉइंट और आउटसाइड पॉइंट के लिए। चलिए इसके बाद हम लोग हॉलो सिलेंडर के लिए देखते हैं। बच्चा देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज थिन सिलिंड्रिकल सेल। सिलिंड्रिकल सेल का मतलब क्या हो गया, आपका होलो है ना, इसके कहाँ पे थिन सिलिंड्रिकल सेल यदि होगा तो उसके कहाँ पे चार्ज होगा, उसके सरफेस पे चार्ज होगा, उसके लिए क्या डिफाइन होगा, सिग्मा डिफाइन होगा, है ना। तो चलो इसका हम लोग ए पॉइंट लेते हैं फॉर एनी इनसाइड पॉइंट, है ना, इनसाइड पॉइंट के लिए हम लोग आते हैं। ये आपका थिन स्फेरिकल थिन सिलिंड्रिकल सेल है, इसके कहाँ पे चार्ज है, इसके सरफेस पे चार्ज है बच्चा, और लॉन्ग का मतलब इन्फाइनाइटली लॉन्ग, इसके वॉल्यूम में चार्ज नहीं होगा, इसके कहाँ पे चार्ज होगा, इसके सरफेस पे चार्ज होगा, इसके सरफेस पे चार्ज, और इसके लिए क्या डिफाइन होगा बच्चा, सिग्मा डिफाइन है। तो जो भी चार्ज है इसके सरफेस पे है, अंदर में तो कुछ है नहीं, है ना, खाली है, और ये इसका एक्सिस रहा, ये इसका एक्सिस रहा। तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, मतलब अंदर में, तो हम लोग को गॉसियन सरफेस एक ले लेते हैं।
चलो एक एरिया हमने यहाँ पे लिया ds इधर के तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड यदि होगा तो इधर के तरफ होगा। ठीक है, तो हम लोग लगाते हैं बाय गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ से क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इजकल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको पता होना चाहिए कि फ्लैट सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो। बोलेंगे जीरो प्लस ई इंटू कर्व सरफेस का एरिया क्या होता है, मान लेते हैं इसका हाइट क्या है, h है, क्या हो जाएगा 2 पाई r इंटू एच इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज। चूँकि इसका कहाँ पे चार्ज है, सरफेस पे, तो ये गॉसियन सरफेस जो आपने लिया, ये गॉसियन सरफेस जो लिया, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज आया, बोलेंगे नहीं आया। तो जब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं आया तो क्या लिखेंगे, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका 0 हो जाएगा। तो इनसाइड पॉइंट में याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट आपका बी नंबर में हम लोग आते हैं, फॉर एनी आउटसाइड पॉइंट फॉर एनी आउटसाइड पॉइंट, कोई भी आउटसाइड पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। चलो कुछ नहीं, ये आपका क्या है, हॉलो है या थिन है, स्फेरिकल है ना, थिन सिलिंड्रिकल सेल है, क्या है, सिलिंड्रिकल सेल। तो इसके एक्सिस से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हो इसको हम लोग एक्सिस बोलेंगे, एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो एक्सिस से हम लोग आर डिस्टेंस पे, एक्सिस से आर डिस्टेंस पे, यहाँ से हम लोग आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। ये आपका गॉसियन सरफेस आ गया। यहाँ पे आप एरिया लोगे तो ds इधर के तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर के तरफ, ठीक है। और इसके लिए क्या डिफाइन है, सिग्मा। जो भी इसका चार्ज होगा कहाँ होगा, सरफेस पे, है ना, सरफेस पे चार्ज होगा। और इसका जो रेडियस है आपका, जो आपका इसका रेडियस जो दिया हुआ है, थिन सिलिंड्रिकल सेल का रेडियस आपका कैपिटल R दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग गॉसेस लॉ लगाते हैं तो डायरेक्ट, तो ये फ्लैट सरफेस की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, φ1 0 हो जाएगा। इसके वजह से भी φ2 क्या हो जाएगा, 0। और इसके वजह से तो 0 प्लस है ना E इंटू, और ये जो इसका हाइट हम लोग h मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r इंटू एच इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा E इंटू 2 पाई r h, क्यू इनक्लोज कितना हो रहा है, तो बोलेंगे ये जो आपका गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस तो ये है, गॉसियन सरफेस पे आपका कितना चार्ज आ रहा है, गॉसियन क्लोज गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू इनक्लोज कितना आ रहा है। तो बोलेंगे ये सिलेंडर का, गॉसियन सरफेस के अंदर ये सिलेंडर का, गिवन सिलेंडर का जितना पार्ट आ रहा है उसमें जितना चार्ज है वही गॉसियन, क्लोज गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, चूंकि इसके लिए क्या डिफाइन है, सिग्मा। इसके कहाँ पे चार्ज है, चूंकि आपका सिलिंड्रिकल सेल है, सिलिंड्रिकल सेल को बोलेंगे होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर का मतलब अंदर में, होलो में कुछ भी नहीं है, जो भी चार्ज है सरफेस पे है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सिग्मा, और कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई r इंटू एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो 2 पाई से तो 2 पाई चला गया, h से h चला गया, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो गया, बोलेंगे सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन r, ठीक है। ये आपका आउटसाइड के लिए हो गया, आउटसाइड पॉइंट के लिए, है ना। हॉलो सिलेंडर, है ना, हॉलो सिलेंडर या थिन सिलिंड्रिकल सेल के आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा इंटू कैपिटल R। कैपिटल R क्या है, थिन स्फेरिकल सेल का, थिन ये सिलिंड्रिकल सेल का रेडियस है,
थिन सिलेंड्रिकल सेल का आपका रेडियस है। आउटसाइड पॉइंट के लिए सिग्मा आर, आर क्या है आपका ये रेडियस है, और स्मॉल आर क्या है जहाँ पे हमको एक्सिस से जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे बच्चा, फटाफट इसको लिख लीजिए। और आज हम लोग क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डायपोल, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम लोग डायपोल अगले क्लास में ख़त्म करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।